हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट लेवल 2 के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जो कि एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। आज के 10 क्वेश्चन के लिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पौधों से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आधार पर सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण किया जाता है? यानी कि जो शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? ऊंचाई के आधार पर, तने के आधार पर, या शाखाओं के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जब हम शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में जब हम पौधों का वर्गीकरण करते हैं तो ये तीनों ही आधार प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी इसमें ऊंचाई भी देखी जाती है, तने का प्रकार भी देखा जाता है और शाखाओं का आधार भी देखा जाता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ों का प्रमुख कार्य है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला है पौधों में भोजन निर्माण करना, दूसरा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, तीसरा वाष्पोत्सर्जन करना, और डी ऑप्शन दे रखा है पत्तियों व फलों को धारण करना। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो पौधों में भोजन का निर्माण का कार्य है वो तो पत्तियां करती हैं, ठीक है। तो जो पत्ती होती है उसमें भोजन का निर्माण कार्य होता है, जड़ का नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपको दिया है जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। तो बिल्कुल यही होता है कि जो जड़ें हैं वो जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और फिर पत्तियों तक पहुंचाती है। तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आगे वाला जो ऑप्शन दे रखा है उसे देखिए, वाष्पोत्सर्जन करना। वाष्पोत्सर्जन जो है ये भी पत्तियों से, तनों से, और जो पादप का पररोह वाला भाग होता है यानी कि भूमि से ऊपर वाला जो भाग होता है उससे ये वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है पत्तियों व फलों को धारण करना। तो ये तने का प्रमुख कार्य है जिसमें वे पत्तियों और फलों को धारण करके रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है। पहला है तना जल को पत्तियों तक ले जाता है। तो ये सत्य कथन है कि तने के द्वारा ही जल जो है पत्तियों तक ले जाया जाता है। बी ऑप्शन है पुष्प में बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं रहती है। तो ये भी सही है कि किसी भी अलग अलग जो प्रजाति के पुष्प होते हैं उनमें जो बाह्य दल होते हैं, जो कलरफुल आपको पार्ट दिखाई देता है वही बाह्य दल होता है, और पंखुड़ियाँ जो है उनमें जरूरी नहीं है कि सारे पुष्पों के अंदर वो समान रहे। तो यहाँ पे ये लिखा है कि समान नहीं होती है, तो बिल्कुल ये सही है। उसके बाद में है यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए होते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी। यानी अगर बाह्य दल परस्पर जुड़े हुए हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई नहीं होगी, ऐसा ये गलत है क्योंकि पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है वो असत्य कथन है। तो यहाँ हमको पूछा है असत्य कथन बताइए, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। 4th ऑप्शन को भी देख लीजिए, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हुई होती है तो स्त्री केशर पंखुड़ियों से जुड़ा हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ें रेशेदार होती है तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो जिन पौधों के अंदर रेशेदार जड़ें होती है उन पौधों की पत्तियां किस प्रकार का विन्यास रखती है? ऑप्शन ए समांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन बी जालिकावत सिरा विन्यास, ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रकार का, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रेशेदार जड़ें होती है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो रेशेदार जड़ों में कौन सा विन्यास होगा? समांतर सिरा विन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी मक्का, और ऑप्शन डी घास।
तो इनमें से जो जालिका रूपी शिराविन्यास होता है वो पाया जाता है तुलसी के अंदर। जो तुलसी का पत्ता होता है उसमें आपने देखा होगा जालिकावत शिराविन्यास होता है। जैसे हम देखते हैं, ये है तुलसी का पत्ता जिसमें आप देख रहे होंगे जालिका रूपी शिराविन्यास इसके अंदर पाया जाता है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल जाल जैसा बना हुआ होता है। तो जालिका रूपी शिराविन्यास जो है वो तुलसी में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलसी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। अभी ऊपर एक प्रश्न हमने देखा था जिसमें ये पूछा गया था कि रेशेदार जड़ें जो होती है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, तो हमने राइट किया था समांतर शिराविन्यास। ठीक है, यानी रेशेदार जो जड़ें वाले पौधे थे उनमें समांतर शिराविन्यास होता है और जो जालिका रूपी शिराविन्यास है वो पाया जाता है मूसला जड़ों के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा कि मूसला जड़ें जो है जिन पौधों के अंदर होती है उनमें विन्यास कैसा होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज़न रहता है और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है जालिका रूपी शिराविन्यास यानी मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें यानी कि समांतर शिराविन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के किस भाग में अंडाशय होता है। ऑप्शन ए बाह्य दलपुंज, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी स्त्री केसर यानी जायांग और ऑप्शन डी पुंकेसर यानी पुमंग। तो इनके अंदर जो स्त्री केसर होता है उसी के अंदर ये अंडाशय पार्ट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ये राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और भूमि पर फैल जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जो कमज़ोर तने वाले होते हैं और सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, ऐसे पौधे जो है वो कहलाते हैं विसर्पी लताएं। तो इसका आंसर जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, विसर्पी लता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वे तने से जुड़ी हुई होती है क्या कहलाता है। तो पत्ती का ऐसा भाग जो कि तने से जुड़ा हुआ होता है वो कहलाता है पर्णवृंत, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा वृंत जिसके द्वारा पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है वो कौन सा है, तो वो होता है पर्णवृंत। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे आपको फलक, तना, पर्णवृंत और पटल। ये जो तना है इस तने से ये जो डंठल जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, छोटा सा जो तना टाइप है, इसी को कहा जाता है पर्णवृंत। ठीक है, ये तना है, ये पर्णवृंत है और ये पत्ती है, और पत्ती का ये जो फैला हुआ हिस्सा होता है इसे ही कहा जाता है फलक। ठीक है, और इसकी जो चारों तरफ की किनारी है उसे कहा जाता है पटल। तो ये जो है इसके अंदर भाग होते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा है कि किस माध्यम से ये जुड़ा हुआ होता है, तो ये पर्णवृंत के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्णवृंत। नेक्स्ट प्रश्न, घास में किस प्रकार का शिराविन्यास होता है। तो घास जो है आपने देखी होगी, उसके अंदर कौन सा शिराविन्यास है। ए ऑप्शन जालिका रूपी शिराविन्यास, बी ऑप्शन समांतर शिराविन्यास, सी ऑप्शन उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर राइट होगा समांतर शिराविन्यास। देखिए समांतर शिराविन्यास कैसा होता है, घास का ये पत्ता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइनों के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें होती है, उनको ही बोला जाता है समांतर शिराविन्यास। तो इसका आंसर होगा समांतर शिराविन्यास, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। और जो हमने तुलसी में देखा था वो कौन सा होता है, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि जो CO2 है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही उपयोगी होता है और इस CO2 के माध्यम से ही भोजन का निर्माण होता है। और क्लोरोफिल जो है उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है, और लाइट के बिना
जो है ये क्रिया नहीं कर पाते हैं आपस में, तो इसलिए जो है प्रकाश भी जरूरी होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है इसका प्रोडक्ट फॉर्म होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का, इसलिए ये जो ऑप्शन डी है वो इसमें सहायक नहीं है बल्कि ये इसका एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सहायक नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीजन। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।